कोयला घोटाले को लेकर आज भी घमासान मचा रहा। संसद आज भी ठप रही तो वहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी खामोशी तोड़ी। बीजेपी ने पीएम की खामोशी और कांग्रेस पर तीखे हमले किए। इन सब के बीच कोयला घोटाले और उससे होने वाला नुकसान पूरे दिन चर्चा में रहा। आइए आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा कोयला घोटाला। My general attitude has been हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। मैं कहना चाहती हूँ कि जब आदमी सवालों के जवाब से खुद बेआबरू होने की चिंता करता है तो खामोशी पसंद करता है। वास्तव में सवाल इतने तीखे थे प्रधानमंत्री जी कि इनके जवाब देकर आप स्वयं बेआबरू होते और इसीलिए आपने खामोश रहना पसंद किया। ये है कोयला। इसे महज घरों में जलाने वाला मत समझिए। जिस कोयले ने देश को हिलाकर रख दिया है, उस कोयले का मुख्य काम है देश के कालेपन को दूर करना, यानी बिजली बनाना। सरकार ने ज्यादा बिजली बनाने के लिए जमीन से ज्यादा कोयला निकालने की योजना बनाई थी। प्रधानमंत्री जी, कोल ब्लॉक तो आवंटित कर दिए थे, आज कहां है बिजली, कहां है जीडीपी ग्रोथ और कहां है वो बढ़ा हुआ रेवेन्यू? मित्रों, मेरा आरोप है रेवेन्यू तो जरूर आया है, लेकिन वो सरकारी खजाने में नहीं आया, वो कांग्रेस पार्टी के खजाने में आया है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से नेता प्रतिपक्ष के नाते ये आरोप लगा रही हूं कि इन कोल ब्लॉक आवंटन की यदि निष्पक्ष जांच हो जाए तो सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी साथ में कटघरे में खड़ी होगी और बराबर की दोषी साबित होगी। हम भारतीय जनता पार्टी को ये चुनौती देना चाहते हैं कि अगर उनके पास कोई भी प्रमाण हो तो उसको सार्वजनिक किया जाए, नहीं तो ऐसे निर्गल और बेबुनियाद आरोपों को तुरंत वापस लिया जाए। कोयले को सिर्फ कोयला मत समझिए, ये आपकी जिंदगी को चलाने वाले काले हीरे हैं। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक इन काले हीरों के खजाने को सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया। नीलामी भी नहीं की, सिर्फ सस्ते दामों पर सौंप दिया। इसी से हुआ देश को नुकसान। 1 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0। सीएजी की रिपोर्ट में जो अंदाजा लगाया गया है वो है 1,86,000 करोड़ रुपए। निश्चित तौर पर जो अब तक दबी जुबान में बात कही जा रही थी, जो आरोप लग रहे थे कि 1,86,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो इस रिपोर्ट से ये साफ हो गया है कि उस घोटाले का रिकॉर्ड टूटा है। लेकिन इसका फायदा किसको हुआ है? इसका फायदा निजी कंपनियों को हुआ है। 13 अंकों की है पूरी रकम। 186 के आगे 10 जीरो और लगेंगे, तब जाकर समझ में आएगा कि ये रकम कितनी बड़ी है। सीएजी को जो ये जीरो लगाने की आदत पड़ गई है, कई 76,000 करोड़, कई 86,000 करोड़, इस आदत से सीएजी को बचना चाहिए। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। जब चोरी पकड़ी गई है तो कांग्रेस के मित्र, कांग्रेस के प्रवक्ता उसे बचना चाहते हैं और एक प्रकार से देश के एक संवैधानिक संस्था का अवमानना कर रहे हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग की रिपोर्ट में ये साफ है कि सिर्फ 57 कोयला खदानों में बिना नीलामी के आवंटन के जरिए देश को 1,86,000 करोड़ का नुकसान कर दिया गया। ये रकम अगर देश की अर्थव्यवस्था में आती तो देश का बजट घाटा 1/3 कम हो सकता था। वही बजट घाटा जिसका हवाला देकर टैक्स लगाए जाते हैं। सरकारी अनुमान के मुताबिक देश में चालू वित्त वर्ष का राजकोषीय घाटा 5,13,590 करोड़ रुपए का है। इसका 1/3 होता है करीब 1,71,000 करोड़, जबकि कोयला खदानों से नुकसान का अनुमान है 1,86,000 करोड़, जो भारत के राजकोषीय घाटे के 1/3 से भी ज्यादा है। आम बजट साल 2012-13 के लिए देश का रक्षा बजट 1,93,007 करोड़ रुपए तय किया गया था। ये बजट सेना के तीनों अंगों के लिए था। कोयला खदानों से हुआ नुकसान देश के रक्षा बजट से सिर्फ 7,000 करोड़ कम है। सीएजी की रिपोर्ट 17 अगस्त को संसद में रखी गई और इसी के साथ शुरू हो गया जबरदस्त हंगामा। संसद के दोनों सदनों में काम ठप हो गया। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग रखी तो कांग्रेस ने बचाव की बजाय आक्रमण का रास्ता अपनाया। इसमें केवल एक ही बात प्रसन्नता की है,
जहां उन्होंने ये कहा है कि मैं मंत्री के नाते पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। हम चाहेंगे कि वो वाकई अपनी नैतिक जिम्मेदारी लें और केवल अश्योर न करें, जबानी जमा खर्च न करें। हम मांग यही कर रहे हैं कि इस रेवेन्यू लॉस की नैतिक जिम्मेदारी सीधे सीधे प्रधानमंत्री की बनती है और इसीलिए हमने उनके इस्तीफे की मांग की है। लाभ मिलना था, कितना कैपेसिटी एडिशन होना था हमारे देश में कोयले का, इन सारी चीजों का खुलासा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज पार्लियामेंट में किया। हालांकि दुर्भाग्य है कि विपक्ष ने उनको पूरा स्टेटमेंट देने नहीं दिया। मैं नहीं समझता हूं कि अब इसके बाद किसी भी तरह की शक या दुविधा की कोई गुंजाइश रह गई हो। कोयले पर इस सारी तकरार की शुरुआत होती है मनमोहन सिंह के पहली बार सत्ता संभालते ही। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God of my duties as Prime Minister. बाईस मई 2004 को मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। चुनौती थी देश के विकास को तेज रफ्तार देने की। तेज रफ्तार के लिए चाहिए थी ऊर्जा और ऊर्जा के लिए चाहिए थे काले हीरे यानी कोयला। देश की 60% बिजली अब भी कोयले से ही बनती है। करीब 1,16,333 मेगावाट बिजली का रोज उत्पादन करता है कोयला। देश में अधिकतर प्लांट कोयले पर ही चलते हैं। इसके अलावा स्टील कारखाने और सीमेंट उद्योग की जान भी कोयले में ही बसी है। साल भर में देश को जरूरत होती है 713 मिलियन टन कोयले की, लेकिन देश में ये जरूरत पूरी नहीं हो पाती। इसलिए करीब 69 मिलियन टन कोयला विदेश से आयात करने की नौबत आती है। देश को तेज विकास चाहिए था तो चाहिए था ज्यादा कोयला। सरकारी महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ये काम अकेले नहीं कर सकती थी, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल किया गया। लेकिन सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक यहीं से शुरू हो गई देश को नुकसान पहुंचाने वाली गड़बड़ियां। Coal is not mined. If coal remains buried in Mother Earth, where is the loss? The loss can arise only if 1 ton of coal is taken out of Mother Earth and sold at some unacceptable quote-unquote price or value. But if coal is not mined, where is the loss? जब कोल ब्लॉक्स का आवंटन हो गया तो वहां माइनिंग करने का अधिकार अब निजी उद्योग का है, सरकार का नहीं है। अगर वो सस्ते दाम पर आपने दे दिया तो वहां माइनिंग करने का अधिकार उस सस्ते दाम के ऊपर निजी उद्योग का है। सीएजी ने अपने रिपोर्ट का आधार तैयार किया है 28 जून 2004 से। 28 जून 2004 इसलिए क्योंकि इसी दिन पहली बार कोयला खदानों को नीलाम किए जाने का सुझाव आया। 16 जुलाई 2004 कोयला विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसके बाद कोयला मंत्रालय को कोयला खदानों की नीलामी का सुझाव दिया गया। सीएजी की रिपोर्ट में सुझाव के नोट का जिक्र है। कोल इंडिया के सप्लाई कोयले और प्राइवेट खनन के जरिए निकाले गए कोयले के दामों में बड़ा फर्क है। इससे कोयला खनन करा रहे शख्स को बड़ा फायदा पहुंच रहा है। सीएजी के मुताबिक इसी के बाद मंत्रालय को नीलामी के बारे में सोच लेना चाहिए था, लेकिन इस पर आखिरी फैसला लिया गया फरवरी 2012 में। इस बीच में वक्त है पूरे 8 साल। इस बीच कुल 142 खदान आवंटित की गयी। कांग्रेस का दावा है कि उसने पुरानी नीति को ही लागू किया, जबकि बीजेपी को इसमें घोटाले की बू आ रही है। दिल्ली में सीएजी की रिपोर्ट को लेकर यूपीए को दंड और छत्तीसगढ़ में सीएजी की रिपोर्ट को लेकर दोहरा मापदंड, ये नहीं चलेगा। तो फिर प्रधानमंत्री एक संघीय ढांचे पे दोष डालकर राज्यों की जिम्मेवारी डालें, ये इस देश के मुखिया को शोभा नहीं देता। सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी कहा जाता है। सरकार सीएजी की रिपोर्ट तैयार करने के तरीकों पर सवाल उठा रही है, जबकि स्पेक्ट्रम घोटाले पर सीएजी का लेखा जोखा सही निकला।
दरअसल सीएजी की स्थापना 1860 में अंग्रेजों ने की थी। अब ये सरकारी बही खातों की जांच करने वाला स्वतंत्र निकाय है, जिसके ऑडिटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उन्हीं के पास ही हटाने का अधिकार भी है। सीएजी का काम है सरकारी प्रोजेक्टों के खर्च पर नजर, वित्तीय गड़बड़ी पकड़ने का जिम्मा, देखे कि नियमों का पालन हुआ या नहीं, प्रोजेक्ट समय पर पूरे हुए या नहीं। अपने इसी अधिकार के तहत सीएजी ने कोल ब्लॉक और उसकी माइनिंग के तौर तरीकों की जांच की। कोल ब्लॉक यानी वो इलाके जहां कोयला मिलता है। 1993 से साल 2012 तक देश में कोल ब्लॉकों के लिए आवंटन का तरीका ही इस्तेमाल किया जाता रहा है। जिन राज्यों में ब्लॉक होते हैं उससे होने वाली माइनिंग के मुनाफे में राज्यों की हिस्सेदारी भी होती है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से मार्च 2011 के बीच कुल 194 कोल ब्लॉक आवंटित किए गए। इनमें से 57 कोल ब्लॉक ऐसे हैं जिनकी नीलामी होती तो देश को करीब 1,86,000 करोड़ का फायदा होता। सीएजी ने अपने रिपोर्ट में 25 कंपनियों के नाम भी गिना दिए हैं। इन कंपनियों को सीधे नामांकन के आधार पर कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए। इनमें एसआर पावर, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, टाटा पावर और जिंदल स्टील एंड पावर का नाम शामिल है। 1,86,000 करोड़ के नुकसान का अंदाजा सिर्फ 57 खदानों पर आधारित है। सीएजी के मुताबिक ये आंकड़े साल 2010-11 में सरकारी कोयला खदानों के औसत उत्पादन और औसत बिक्री के आधार पर निकाले गए हैं। सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। जिस तरह से ओलंपिक रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं, वैसे करप्शन का CWG, 2G और ये अब कोल घोटाला और उसके बाद भी बहुत सारे घोटाले लाइन में हैं और वो जो सामने आ रहे हैं, इससे इन्होंने एक तरह से देश को कैसे लूटा है, इसी का चित्र साफ होता है और इसीलिए इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लगता है कि ये सरकार दूसरा कोई काम कर ही नहीं है सिवाय इसके स्कैम के और लूट के। हम तो चाहेंगे कि जिस ढंग से 2G स्पेक्ट्रम के का मॉनिटरिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसी तरह से कोल ब्लॉक अलॉटमेंट का जो मामला है इसका भी मॉनिटरिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट करे। सीएजी ने जिस दूसरी बड़ी चीज का खुलासा किया है वो है कुल 142 में से अधिकतर मुनाफा देने वाले कोयला खदान प्राइवेट हाथों में सौंपे गए। ये आंकड़े देखिए। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक खुली या मिश्रित खदानें सरकार के हाथ में 49, जबकि अंडरग्राउंड खदानें सरकार के हाथ में 18। इससे अलग खुली या मिश्रित खदानें प्राइवेट हाथों में है 57, जबकि अंडरग्राउंड खदानें हैं 18। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी खदानें जिनमें धरती के ऊपर से कोयला निकाला जाता है वो ज्यादा मुनाफे की होती है, जबकि इसके विपरीत नीचे जाकर अंडरग्राउंड से कोयला निकालना काफी महंगा होता है। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट कंपनियों ने अपनी दिलचस्पी ऐसी खदानों में दिखाई जहां ऊपर से और आसानी से कोयला निकाला जाता हो, जबकि उनकी दिलचस्पी ऐसे खदानों में नहीं देखी गई जहां से निकालना महंगा हो रहा था और ये अवसर भी उन्हें मुहैया कराया गया। रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत हुई है। जो हम पहले कह रहे थे, ये आरोप लगाया जा रहा था कि आप तो ड्राफ्ट रिपोर्ट के बेसिस पे बोल रहे हैं, वो सारी की सारी बातें आज इस सीएजी की रिपोर्ट में है। सरकार पर आरोप है प्राइवेट कंपनियों को सीधा फायदा पहुंचाने का। सरकार इस आरोप को बेबुनियाद बता रही है, क्योंकि हमारे सिस्टम में डेमोक्रेसी में इससे बड़ी ट्रांसपेरेंट स्क्रीनिंग कमेटी और कोई नहीं हो सकती है कि सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स बैठे, राज्यों के चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स बैठे या उनके प्रतिनिधि बैठे। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट कमेटी कोई नहीं हो सकती थी। गुण दोष के आधार पर उन कोल ब्लॉक्स का आवंटन करें और किया गया। सरकार का दावा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही है, लेकिन सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद फैसले की जो बात सरकार कर रही है, उस बैठक में लिए गए फैसलों के दस्तावेज तक नहीं है। बैठक के जुड़े दस्तावेजों में आधिकारिक रूप से फैसलों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई दूसरा दस्तावेज भी नहीं है जिसके आधार पर बैठक में खदान बांटने का फैसला किया गया। यही वजह है कि सीएजी ने सरकार को इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का सुझाव दिया है। सीएजी ने अपनी पूरी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम कहीं भी नहीं लिया है, लेकिन सबसे ज्यादा हमले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर ही हो रहे हैं। प्रधानमंत्री पर ये आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि नवंबर 2006 से मई 2009 के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास कोयला मंत्रालय था। इस दौरान भी प्राइवेट कंपनियों को बिना नीलामी के कोयला खदान दी गई।
मनमोहन सिंह ने शिबू सोरेन के इस्तीफे के बाद कोयला मंत्री का पद संभाला था। जुलाई 2004 में यह सुझाव लिखित में दिया गया था कि कोयला खदानों की नीलामी की जाए। सितंबर 2004 में पीएमओ की तरफ से नोट लिखकर भेजा गया कि नीलामी की प्रक्रिया से कोयला खदानों के आवंटन में देरी होगी। नवंबर 2004 में पीएमओ ने कोयला खदानों की नीलामी को मंजूरी देने वाले बिल का विरोध किया। जुलाई 2005 में स्क्रीनिंग कमेटी के जरिए आवंटन करने का फैसला पीएमओ की तरफ से किया गया। साल 2006 से 2008 तक कानून मंत्रालय, खनन मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और पीएमओ के बीच इसी बात पर चर्चा होती रही कि कैसे नीलामी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। अक्टूबर 2008 में MMDR एक्ट संसद में रखा गया। अगस्त 2010 में ये बिल संसद में पास हुआ। 2 फरवरी 2012 में इस एक्ट को नोटिफाई कर दिया गया। सुझाव दिए जाने से लेकर सुझाव लागू होने तक कुछ 8 साल का वक्त लगा। इन्हीं 8 साल के दौरान देश को करीब 1,86,000 करोड़ रुपए के नुकसान की बात CAG की रिपोर्ट में कही गई है। सवाल ये उठता है कि आखिर इतना वक्त क्यों लगा? कांग्रेस अब बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का पत्र दिखाकर ये कहना चाह रही है कि दरअसल इस पहल का विरोध इन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से हुआ था। कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का कहना है कि उनके पास इस बात के पूरे दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ही बिडिंग यानी नीलामी के विरुद्ध थे, जिसके चलते सरकार ने अभी का फैसला यानी वर्तमान का फैसला किया है, जिस पर CAG ने सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि शायद इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी सदन में बहस से बच रही है, क्योंकि उनकी सरकारों का रोल भी सामने आएगा। जब बिडिंग प्रोसेस की बात आई तो इन्हीं की सरकारों ने, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो और चाहे वो मध्य प्रदेश हो, 3 तो बीजेपी शासित राज्य थे जिन्होंने लिखित विरोध किया। मैं कोई हवा में बात तो कर नहीं रहा हूं, सारे दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हैं। जब हम सारे लेटर सामने रखेंगे पार्लियामेंट में, तब तो जनता को यकीन हो जाएगा। उनको यकीन हो या ना हो, इससे हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात कही जा रही है कि राज्य सरकारों ने विरोध किया। ये एक कंसल्टेशन प्रोसेस है। मैंने रमन सिंह की चिट्ठी देखी है, उन्होंने कहा कि आप जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको डिस्टर्ब मत करिए, भविष्य लाइए, और अगर आप कॉम्पिटिटिव बिडिंग लाते हैं तो राज्यों को भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए, उस रेवेन्यू में रॉयल्टी के अलावे। इसका विचार करिए, क्या गलत है इसमें? इन सबसे अलग अन्ना के सहयोगी बीजेपी और कांग्रेस पर मिलकर देश की संपत्ति लूटने का आरोप लगा रहे हैं। CAG की रिपोर्ट से साफ है कि न तो आवंटन की प्रक्रिया साफ थी और न ही आवंटन के बाद निगरानी की जिम्मेदारी उठाने को कोई तैयार था। यही वजह है कि पहले तो गलत तरीके से आवंटन हुआ और आवंटन होने के बाद भी देश को विकास की गति देने वाला कोयला खदानों से निकल ही नहीं पाया।